फिश फार्मिंग में जानेंगे इसके पीछे की सच्चाई के बारे में। आखिरकार होता क्या है, बहुत उसने हवा बना रखा है कि फिश की फार्मिंग करके आप इतने कमा सकते हैं, उतने कमा सकते हैं। आज जानेंगे। मैं हूँ पीवीआर एक्वा फिश फार्म में। चलिए सर से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर थोड़ा सा पहले मैं इंट्रोडक्शन चाहूँगा आपका। सर मेरा नाम रजनीश कुमार है। जी। मैं रहने वाला डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद, गांव जी। मेरा पतला है जी और मैं एजुकेशन से बीटेक हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में। पहले जी। जॉब में था जी और लास्ट के 5 साल से अब 6ठा साल स्टार्ट हो गया है। जी। मैं फिश फार्मिंग में हूँ जी। और अभी मैं तकरीबन 100 एकड़ में फिश फार्मिंग करता हूँ। जी जिस फार्म पे आप आए हैं ये 50 एकड़ की झील है। जी तो यहाँ पे मैं कार्प्स का मछली पालन करता हूँ लास्ट के 3 साल से। जी। अगर मैं पहला क्वेश्चन यही करना चाहूँगा आपसे, जैसे कोई फिश फार्मिंग करना चाह रहा है जी, वो जी। क्यों करे? देखिए, कोई भी बिजनेस करने के लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र होता है जी। आप कोई भी प्रोड्यूस बनाएं। मतलब जी। कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप कोई प्रोडक्शन करेंगे, सर्विस इंडस्ट्री बनाएंगे। जी ठीक है, तो आपकी सेल हो रही है। जी किसी भी धंधे की, बिजनेस की ब्यूटी क्या है, जो माल बिक जा रहा है, जी। सेल हो रहा है तो वो सक्सेस है। जी तो इस बिजनेस की पहली ब्यूटी यही है कि इंडिया का डिमांड सप्लाई गैप इतना बड़ा है 8 बिलियन मैट्रिक टन का। जी और हम ग्लोबली दूसरे नंबर पे आते हैं जी। मछली पालन में आफ्टर चाइना। ठीक है। तो हमारा जो प्रोड्यूस है, जो एक फार्मर का दर्द है कि उसने कोई भी चीज़ प्रोड्यूस तो कर ली, सेल कहाँ करे। जी। तो आपका फार्म से सेल हो जाता है। जी जी बेस्ट ब्यूटी पार्ट इसकी यही है कि सेल का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। ठीक है। तो इसलिए मछली पालन करना चाहिए। ठीक है सर। दूसरा बेनिफिट क्या है, मछली पालन में आप अपनी क्रॉप को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। आप डेयरी फार्मिंग कीजिए, पोल्ट्री कीजिए, पिगरी कीजिए, बिल्कुल। पर्ल कीजिए। हम्म। तो एक एज के बाद आप चाहे नॉर्मल ट्रेडिशनल फार्मिंग कीजिए, एक एज के बाद आपको हार्वेस्ट करना पड़ेगा अपना कल्चर। जी। कल्चर से माध्यम की कोई जो भी आप क्रॉप उगा रहे हैं। जी लेकिन मछली एक ऐसी क्रॉप है कि आपका जब मन है तब उसे आप हार्वेस्ट कीजिए। आपको नवरात्रों की टेंशन नहीं है, श्राद्ध की टेंशन नहीं है। जी, जी, आप जी। जाइए बद्रीनाथ घूमने, जाइए यूरोप घूमने। ठीक है सर। ठीक है। अब आज बरसात हो गई, आज मंगलवार आ गया, आज मंडी अच्छी नहीं है। कहने का मतलब- आपकी मछली पानी के अंदर है, सेफ है, सिक्योर है। ठीक है सर। लेकिन बाकी सब क्रॉप्स में ऐसा नहीं होता। जी 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 तीसरा बेस्ट पार्ट क्या है कि ये पूरा बिजनेस है ना, आपका ऑपरेशनल कॉस्ट सेंट्रिक बिजनेस है। जी। इसमें आपको कैपिटल से ज़्यादा ऑपरेशनल कॉस्ट लगानी पड़ती है, जो चलायमान पैसे होते हैं, जो मछली के प्रोड्यूस में पैसे लगते हैं। जी जी तो ये 3-4 मेन बेसिक्स बातें हैं, इसलिए मछली फार्मिंग करनी चाहिए लोगों को। और फिश फार्मिंग या एलाइड काम्स करने से ही किसान की आय डबल होगी। जैसे बिगिनर होता है उसको स्टार्टिंग में किस पद्धति पे ध्यान देना चाहिए और किस तरीके से और कितना उसको एरिया में ध्यान में रखते हुए उसमें, मतलब एकड़ की बात करूँ, कितने एकड़ में करनी चाहिए? देखिए, मछली पालने की तो जनरली जो पॉपुलर आपके ट्रेंड्स हैं वो 5 ट्रेंड्स हैं जी। इंडिया में। जी। एक पॉन्ड फार्मिंग है, एक IPRS है, एक केज है, एक बायोफ्लॉक है, एक जी, RS जी। है। लेकिन सबसे प्रूवन, सबसे ओल्ड, सबसे बेस्ट मेथड तो पॉन्ड फार्मिंग ही है। जी। क्योंकि जो बिगनर है उसको भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता। मछली जैसे नॉर्मल खेती होती है, मछली वाली खेती से थोड़ा डिफरेंट है। जी। यहाँ पे आपको बायोलॉजी, पानी की केमिस्ट्री, अगर आप कोई टेक्नोलॉजी इन्वेजन करते हैं तो उसकी इंजीनियरिंग, ये सब आपको पता होनी चाहिए। नॉर्मल फार्मिंग नहीं जी, है। और जी, सब जी। उसके ऊपर सबसे बड़ी बात क्या है, लाइव स्टॉक है। जी जी तो लाइव स्टॉक को तो आपको और ज़्यादा ध्यान में रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जो अगर कोई बिगनर है उसे तो मैं सजेस्ट करूंगा वो पॉन्ड फार्मिंग से स्टार्ट करे। जी। जैसे उसको कुछ नंबर ऑफ ईयर एक्सपीरियंस हो जाए तो वो टेक्नोलॉजी की जो प्रोग्राम्स है उसमें चला जाए। और जो आपका इसी सवाल में एक सबसेट है कि वो कितने एरिया से करे या क्या करे, इसके लिए तो मतलब सबसे बेसिक सवाल है कि किसी बंदे की कितनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है। एक जो किसान लेवल पे फार्मिंग कर रहा है वो 1 एकड़ से भी पैसे कमा पाएगा, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर, एक उद्यमी 1 एकड़ से पैसे नहीं कमा पाएगा। जी। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको एक उद्यमी नजर देखते हैं या एक किसान देखते हैं। जी जी। तो कुछ लोग बाग हैं जो गांव के पॉकेट से भी पैसे कमाते हैं, कुछ लोग बाग हैं जो 20 एकड़ में फार्मिंग नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सर। क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री का नियम है, और ये फिश फार्मिंग नहीं, फिश इंडस्ट्री है, जी। 3 से 4% ही सक्सेस रेशो रहती है। बिल्कुल सर। बाकी सब तो बिगनर्स आएंगे जाएंगे और ये इंडस्ट्री का रूल है, वो ऐसे ही चलेगा। ठीक तो जो 3-4% है वही ऐसे अपने फुटप्रिंट छोड़ते हैं कि जो लोग बाग उन्हें देख के मोटिवेट होते जी। हैं और किसी भी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल तो एक बिगिनर को अगर अच्छा उद्यमी की नज़र से करना है तो उसे 5-6 एकड़ से फार्मिंग करनी चाहिए। ठीक है सर। तो सर आपने भी देखा होगा जैसे यूट्यूब पे आज में ट्रेंडिंग में चल रहा है, वो उस तरीके की फार्मिंग बना लिखा हुआ उसमें 1 एकड़ में 20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके लाखों रुपए कमा ले। क्या ये सच है या गलत है? जी देखिए, अगर ऐसा कुछ होता जी। तो आप ये देखिए कि हमारी कभी 140 करोड़ तो पॉपुलेशन है ही, 140 करोड़ पूरे इंडिया की। जी। हमारे पास लैंड भी बहुत है, पानी भी बहुत है, जी। और सब के सब रोजगार को बड़ा चीखते रहते हैं। जी जी। तो अगर इतनी इनकम होने लगे एक साल में 4-5 गुना, तो जी। जो पुराने फार्मिंग कर रहे हैं वही करते रहेंगे, नया कोई आएगा ही नहीं।
तो ऐसा नहीं होता कि इतने मल्टीफोल्ड पैसे बन जाएं। जी। ट्रेडिशनल फार्मिंग से अच्छे पैसे हैं, 2 से 3 गुना ज़्यादा पैसे हैं, मेहनत 1/10 कम है। जी। लेकिन 20,000 के 1 लाख हो गए, 1 एकड़ में 25 लाख बना लिए, वो करोड़ों कमा लिए, मिलियनर बन गया। जी। ये सब होते हैं, बट ये स्केल के हिसाब से होते हैं। जी, आप जी। कितने बड़े एरिया में कर रहे हैं। बिल्कुल भाई जो बंदा 5,000 हेक्टेयर में फार्मिंग कर रहा है वो 100% तो 100 करोड़ का टर्नओवर करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप ये देखिए ना, हमारे देश में 90% जनता मिडिल ग्रुप में है। जी, जी। तो उसके पास ना इतना बड़ा लैंड बैंक है, ना इतना ज़्यादा फंड है, ना इतनी बड़ी बिल्कुल। कम्युनिटी है उसके पास। बिल्कुल। तो ऐसा ही सत्य नहीं है। हाँ, लेकिन क्या है कि आपकी ट्रेडिशनल फार्मिंग से ज़्यादा पैसे हैं। जी। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा, बहुत मेहनत का काम है, जी। बहुत संयम का काम है। जी। तो ये बहुत इजी काम नहीं है। जो लोग बाग इसको इजी सोचते हैं कि बहुत इजी काम है मछली पालना, इतना इजी नहीं है। बहुत आपको पूरी लगातार कंटिन्यूस मेहनत करनी पड़ेगी इस जी, काम जी, में। जी। कहने का मतलब ये है, ये हवाबाजी वाली वीडियो से बचे और हमारे पास सही डिटेल है जो सर बता रहे हैं। और एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे सर गांव में भी कर लेते हैं, जैसे गांव का लैंड हो गया, फिर या कोई वाटर टैंक बना के कर रहा है फिश फार्मिंग, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो गांव के पोखर है, वो गांव की कम्युनिटी है, वो हमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मिलते हैं और वो रिजर्व है कि ज़्यादातर वो मछुआ समुदाय को एलोकेट होंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो वो भी हमारा एक फार्मिंग का मेथड है, वही पोन्ड फार्मिंग ही कहते हैं। जी। लेकिन हमें उसका सिलेक्शन करने के लिए ये देख लेना चाहिए वहाँ के वाटर पैरामीटर क्या है, उसका स्लज लेवल क्या है, वो कितने हेक्टेयर का है, उसमें जलकुंभी तो नहीं हो रही जिसे हम वाटर हाइसिंथ भी कहते हैं, वहाँ मछली जी पाएंगी नहीं जी पाएंगी। जी, जी। और जो आपने सर्कुलर टैंक्स की बात करी है, जी। वो ज़्यादातर आपको 2 टेक्नोलॉजीज में मिलेंगे, एक बायोफ्लो के मिलेगा, एक RSO मिलेगा। जी। तो दोनों डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, दोनों सक्सेसफुल हैं, बट इंडिया में समाव क्या है कि हमें उस लेवल का नॉलेज पेनिट्रेशन नहीं है। बिल्कुल सर। राइट। तो अगर हम उसे इंडिया में जैसे सीड बैंक यूज करें, मतलब जैसे मछली पैदा होती है, जो उसका 1 ग्राम का बच्चा है उसको हम 10 ग्राम तक लेके जाएं, या 10 को 50 ग्राम तक लेके जाएं, उस वहां तक वो ज्यादा सक्सेस है अभी। लेकिन अगर आपको बड़ी मछलियां उसमें करनी है तो उसके लिए आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए अपनी उस सिस्टम डिजाइन की भी, वाटर की भी और मछली की बायोलॉजी की भी। तो वहाँ पे भी आप पैसे बना पाएंगे। तो बिगिनर को कौन सी मछली सबसे स्टार्टिंग में पालनी चाहिए कि उसको उससे प्रॉफिट हो सके? एक्चुअली ये बहुत ही, मतलब क्या मैं कहना चाहूँगा, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन आपका, आप किस लोकेशन पे है इंडिया में। जी। अब जो अगर आप कोई बिहार में कर रहे हैं तो वहाँ की लोकल मार्केट देखिए, आप वहाँ कौन सी मछली ज़्यादा बिकती है। आप यूपी में गाजियाबाद में कर रहे हैं तो यहाँ पे चेक करिए यहाँ कौन सी ज़्यादा मछली बिकती है। आप रायपुर में कर रहे हैं, वहाँ डिफरेंट मछली होगी, कलकत्ता में डिफरेंट मछली होगी, आंध्रा में डिफरेंट मछली होगी। हमें वो मछली करनी चाहिए किसी बिगनर को जो मैंगो पीपल, आम जनता खाती हो, जो वॉल्यूम में ज़्यादा बिके आपकी और वहाँ के कल्चर के लिए वो एक्सेप्टेबल हो। जी, जी। मैं वो कोई भी हाई वैल्यू फिश नहीं करता कि जिसको मेरे को बेचने में परेशानी आए, या वो मछली नहीं करता कि जो जाके कलकत्ता बिकेगी। मेरा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, मेरा टाइम, मेरे रिसोर्सेज सब ऐड हो जाएंगे। जी, जी, जी। तो हम वो मछलियाँ करें बिगनर्स अपने एरिया में, जो उसके लिए मार्केट स्टडी करें। जी। तो सर आपने देखा होगा बहुत बार फिश प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे तालाब में मछलियाँ मर जाती है। जी। तो वो किस कारणवश ऐसा होता है कि वे मर जाती है? देखिए, मरने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जी। आपके सीड क्वालिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, वाटर पैरामीटर्स की हो सकती है, फीड की प्रॉब्लम हो सकती है, टेम्परेचर इशू हो सकता है। तो देयर नंबर ऑफ रीजन जिस कारण से मछली मर सकती है, कोई डिजीज आउटब्रेक हो सकती है। ठीक है सर। तो मैं उसके लिए किसान भाई या बिगनर से सजेस्ट करना चाहूँगा, कोई भी बंदा जो फिश फार्मिंग करे वो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 1% अपनी एजुकेशन पे एक्सपेंस करे। एजुकेशन का मतलब वो किसी भी इंस्टीट्यूट से एजुकेशन ले, जी। आप चाहे वो ICR के इंस्टीट्यूट जाए या एक्सपीरियंस फार्मर से मिले, तो वो अपने नॉलेज को ब्रशअप रखे और इस बात को कंटिन्यू रखे। मतलब वो अपने आप की नॉलेज ब्रशअप करता रहे, एक्सपोज घूमे, सेमिनार घूमे, जिससे उसे पता रहे। क्योंकि मछली तो मतलब मरना एक नॉर्मल बात है। मछली की कहावत है कि अगर मछली 1 किलो की है तो उसके अंदर तकरीबन 80,000 से 1 लाख अंडे रहते हैं। तो मछलियाँ तो मतलब हम कंसीडर करते हैं जब भी स्टॉक करते हैं मछलियों को, जी, कि मतलब हमारी 10% मछलियाँ कल्चर में मर जाएंगी। ठीक है। तो हम उतना एक्स्ट्रा स्टॉक करते हैं। ठीक है। अभी हमारा 38 डिग्री टेम्परेचर, हाँ जी, हाँ जी, जैसे घटा हो जाती है, तूफान आ जाता है, बर्फबारी होने लगती है, तो उस चीज को लेके कोई दिक्कत होती है या नहीं होती? हाँ, एक्चुअली मछली का नेचर कोल्ड ब्लडेड है नेचर में। तो मछली है ना हमारी, जब सर्दी होती है तो इनटेक नहीं करती जी। अब जैसे जब ज्यादा गर्मी होती है तो प्रॉब्लम रहती है जी। तो इसलिए आपने देखा होगा बोरवेल चल रही है तो थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन रहे। जी जी जी। तो जब ज्यादा गर्मी होती है तो हम फीडिंग का टाइम चेंज कर लेते हैं। टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं और इसीलिए हम अगर जब सर्दी गर्मी आए तो हम पानी की डेप्थ भी बढ़ा लेते हैं। बिल्कुल सर। तो टेम्परेचर मेंटेन रखना चाहिए। मछली के लिए बेस्ट टेम्परेचर आपका 22 से 35-36 डिग्री बेस्ट टेम्परेचर है। और जैसे वो 20 डिग्री से कम जाती है तो खाना नहीं खाती। 18 डिग्री पे वो मतलब हो जाती है लेथार्जिक,
और जी। 15 डिग्री पे उसकी मोटिलिटी होने लगती ठीक है। है। और जो है जैसे अभी हमारा एटमॉस्फेयर में मान के चलिए हम 40 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, हाँ। तो पानी का टेम्परेचर आपको है ना 32 करीब मिलेगा। बिल्कुल। 7 से 8 डिग्री एटमॉस्फेरिक के टेम्परेचर और वाटर टेम्परेचर में डिफरेंस आपको हमेशा मिलेगा। ठीक है। जैसे सर ये मैं देख रहा हूँ, ये क्या चीज़ है? ये आपकी इसमें क्या है कि हमने इसमें इसकी जो वॉल्स है वो नेट की हैं। जी। जैसे इस वाले बड़ी वाटर बॉडी में हमने कार्प्स मछलियों का पालन करा हुआ है, जी। इसके अंदर कैटफिश मछली का पालन किया हुआ है। कैटफिश। कैटफिश वो जो सिंगल कांटे की मछली होती है, फंगिसिस नाम है, जी। इसमें वो पालते हैं हम। जी। तो 2 डिफरेंट स्पीसीज के लिए, तो जो बड़े बड़े रिजर्वायर रहते हैं वहाँ पे ये बेस्ट कल्चर होता है, जी। पूरे इंडिया में होता है। तो ये हमने यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में पहले कुछ 10 केज लगाए जी। एक्सपेरिमेंट के लिए, जी। और जहाँ पे ये लगे हुए हैं वहाँ पे डेप्थ हमारी 10-12 फीट है, जी। तो हमने नेट केवल 6 फीट के रखे हुए हैं। तो इस पे हमारे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हम मछलियाँ पालते हैं। बिल्कुल सर। सर आपने भी देखा सुना होगा RS बायोफ्लॉग, ये क्या चीज़ है? RS भी एक टेक्नोलॉजी है, रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम। जी। तो जिस बंदे के पास हाई वैल्यू फिश करनी है, जिस बंदे को, और जिसके पास अच्छा खासा फंड है, उसको RS लगाना चाहिए। जी। RS मतलब मेरा कहूँगा जिसे 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो जाए वही लगाए। जो बायोफ्लॉक है वो भी एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है। तो बायोफ्लॉक में हम क्या करते हैं कि जो मछली एक्सक्रीटा पोटी निकालती है, हम उसको कुछ प्रोबायोटिक्स का यूज़ करके दोबारा से उसको अनयूटिलाइज फीड को दोबारा से यूटिलाइज फीड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। और RS में हम उसी पानी को ना सर्कुलेट करते रहते हैं, तो उसी पानी से हम उसका फिकल मेटल बाहर निकालते हैं ड्रम फिल्टर के माध्यम से, उसी का अमोनिया बाहर निकालते हैं बायोफिल्टर के माध्यम से। ये दोनों अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं, इंडिया में प्रमोट हो रही है जी। बट अभी भी बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज नहीं है, जी। तो उसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, बहुत एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है इन दोनों टेक्नोलॉजीज को जी। लेके। लेकिन दोनों टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल हैं और ग्लोबली एक्सेप्टेड जी। हैं, और पूरे यूरोप, US, इजराइल में सब RS होता है। जी जी जी। तो जी। तो सरकार इसको लेके क्या कर रही है? अगर जैसे सरकार की जो PMSY योजना चल रही है उसके अंदर तकरीबन 100 योजनाएं हैं। जी। उसके अंदर पोन फार्मिंग की एक योजना है जिसमें आप प्रोजेक्ट अप्लाई कर सकते जी। हैं, सब्सिडी ले सकते हैं। बायोफ्लॉक RS भी एक टेक्नोलॉजीज जी। हैं, वो ये भी योजनाएं हैं भारत की। ठीक है सर। जैसे एक बिगिनर होता है जी। उसे स्टार्टिंग में किन बातों पे ध्यान देना चाहिए फिश फार्मिंग करने से पहले? सबसे पहले तो कोई भी बिगनर है वो ये डिसाइड करे कि उसको कितने फंड रिक्वायरमेंट है उसको। हाँ, वो रिवर्स इंजीनियरिंग करे, वो ये ना चेक करे कि मेरे को कितने पैसे कितने लगाने हैं, उसको इस बिजनेस से कितने चाहिए। देखिए जो बिजनेसमैन है, नौकरी सब जीवन का सबसे आसान काम है जिसमें आप हर महीने पैसे कमाते हैं, सबसे इजी काम है। बिजनेस ऐसा नहीं है। बिल्कुल सर। जिस बंदे के अंदर कम से कम 1000 डेज 3 साल का संयम हो, पेशेंस हो, जी। पहले तो मैं ये टिप्स देना चाहूँगा वही बिजनेस में आए। ठीक है। 3 साल का किसके पास धैर्य हो, हाँ। फिर वो ये डिसाइड करे कि उसको एनुअली कितने पैसे इस बिजनेस से कमाने हैं। जी जी। तो रिवर्स इंजीनियरिंग करके वो उतने बड़े एरिया को कैप्चर करे और अपने क्षेत्र की जो सबसे ज़्यादा मछली होती जी। है वो मछली पालन करे उसमें। ठीक है सर। जो भी वो लैंड फाइनल कर रहा है वहाँ की सोइल टेस्टिंग कराए। जी। जहाँ वो मछली पालने चाह रहा है वहाँ का पानी टेस्ट कराए। जी। जहाँ वो मछली एरिया मतलब साइट आइडेंटिफाई कर रहा है जी। वो उसके घर के रीच में होनी चाहिए। जी। ऐसा ना हो कि आप रहते गाजियाबाद में मछली आगरा पालेंगे तो सक्सेस नहीं हो सकते। जी जी। क्योंकि आपको बिजनेस को बिजनेस ओरिएंटेड दिमाग से देखना पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो अगर आपने साइट सिलेक्शन आपने अच्छा कर लिया, साइट सिलेक्शन में जहाँ भी आप मछली पालने जा रहे हैं वहाँ रोड हो, बिजली हो, जी। और लैंड साइज आप एक्सपेंड कर सकते हो, वाटर बिल्कुल। सोइल अच्छा हो, जी। आपने स्पीसीज फाइनल कर ली और पद्धति भी आप फाइनल कर ले, जी। तो आपने समझो कि आपने आधी बैटल जंग जीत ली जी, मछली जी, पालन की। जी जी। तो बाकी तो फिर आप मछली का सीड परचेज करें, अच्छे अच्छे सप्लायर्स हैं, और फिर फीड परचेज करें, थोड़ा मेडिसिन ले, अपनी लेबर को ट्रेंड करें, बिल्कुल सर। तो फिर आप मछली पाल पाएंगे। लेकिन किसी भी बिगनर को ये बड़ी कॉमन बात है, इनका बड़ा ध्यान रखना चाहिए। वो मेरा सजेशन तो ये है, वो जितने ज़्यादा फार्म घूमेगा उसको उतनी बेस्ट नॉलेज मिलेगी। बहुत बढ़िया सर। तो सर एक बिगिनर को जैसे इसमें फिश फार्मिंग कर रहा है वो, तो उसे क्या लॉस आ सकता है इस चीज़? देखिए सबसे बड़ा लॉस तो यही है कि जितने उसने इनपुट कॉस्ट लगाई है और उसका प्रॉफिट नहीं हुआ, सेल उतने की नहीं हुई जी। तो उसके लिए हमें ये बड़ा ध्यान रखना है एजुकेशन। अगेन वो एजुकेशन के माध्यम से ये जज कर ले कि क्योंकि हर एक पानी की अपनी कैरिंग कैपेसिटी है जी। तो वो किसी भी हैचरी वाले या किसी भी यूट्यूबर या किसी भी जो सो कॉल्ड कंसल्टेंट है जी, उसका की पूरी इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज इलिटरेट है जी। तो वो ये डिसाइड कर ले कि उसकी अगर वो मछलियाँ कोई कह रहा है 1 एकड़ में 1 लाख स्टॉक कर दो और आपकी तो 50,000 मछलियाँ बच जाएंगी और आपके तो 50 लाख की मछली बाल बिक जाएगा, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल। तो एजुकेशन है ना, वो मछली की लाइफ साइकिल को समझे, पानी के पैरामीटर को समझे, मछली के खाने के तरीके को समझे, जी, जी। क्या बीमारी आ सकती है इसको समझे, जी, जी। तो ये सब अगर वो वर्कआउट करेगा, अपना फंड मैनेजमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग रखे, जी, जी, जी। मछली एक ऐसा प्रोजेक्ट है आपका
मछली एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरी फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ऐसा समझ लीजिए। हमने उसे प्रोटीन खिलाया सोया और वो मीट वाले प्रोटीन में कन्वर्ट हो गई। बिल्कुल। आज और ये पूरा कल्चर समय से वो है, बाउंड है। अब आपको आज खाना खिलाना है और आप कह रहे 3 महीने बाद खाना खिलाएंगे तो आपका समय निकल गया। आप मछली पालन ऐसी इंडस्ट्री में करते हो, ना तो आपकी छत है, जी भगवान की छत है जी, वो आपके हाथ में नहीं है, ना कोई लॉस रोक पाएगा। हम कोई सर्विस इंडस्ट्री में काम नहीं करते, कोई मोबाइल नहीं बना रहे हैं, कोई गाड़ी नहीं बना रहे हैं, हम नेचुरल छत है। हमारी मछली टेम्परेचर सेंसिटिव है, तो हमारा टेम्परेचर तो 24 घंटे में दिनों या रात तो वेरी करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप एग्रीकल्चर, वो भी वर्स्ट काम, वो भी लाइव स्टॉक, तो अब आप समझ जाइए कि आपको कितनी एनर्जी की जरूरत है, कितनी एजुकेशन की जरूरत है। बिल्कुल। आपने प्लान किया है कि आप 10 एकड़ में फार्मिंग करेंगे और आपने मछलियां स्टॉक कर ली 20 एकड़ की और फंड है नहीं, तो मछलियां कैसे पालोगे? फंड मैनेजमेंट, चाहे वो आप लोन से लें, चाहे आप मुथूट फाइनेंस से लाएं, चाहे क्रेडिट कार्ड स्वैप करें, मछली को खाने से मतलब है, मछली को फंड से मतलब नहीं है। तो ये आपको वर्कआउट पहले दिन ही करना पड़ेगा। आपको कितनी मछलियों का पालन करना है, कितने एरिया में करना है और आपके पास कितना फंड अवेलेबल होना चाहिए जिससे आप अच्छा सक्सेसफुल फार्मिंग कर सकें। जी जी। कहने का मतलब ये है, जो भी काम आप स्टार्ट करो, कुछ भी काम हो, उसकी शिक्षा होनी जरूरी है। बिल्कुल। तो सर, जैसे अगर मान लो किसी ने कर लिया काम, तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो सकती है, क्या लॉस हो सकता है स्टार्टिंग में? जैसे वही है ना, आप बता रहे हो कि अगर कोई बिजनेस अपना करता है, उसे धैर्य रखना चाहिए 3 से 4 साल। तो वो उसके लिए बस मैं बार बार यही रिपीट करना चाहूँगा, वो बंदा संयम रखे, फंड मैनेजमेंट अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से पूरा रखे और एजुकेशन पे टॉप अप रहे। ठीक है सर। मछलियाँ फार्म से बिक जाएगी, सेल की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जी। ठीक है, बस वो अपने आप को अपग्रेड रखे टाइम पे, और वो मतलब बहुत सारे बंदे आएंगे उसके फार्म पे, तो दोनों कानों का प्रयोग करे। बिल्कुल। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो, आप हमें कमेंट में प्लीज़ पूछ सकते हैं। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।